हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है लिमिटेशन ऑफ पीरियड के रिगार्डिंग। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लिया गया है। बी एन एस एस BNSS 2023, जिसमें लिमिटेशन पीरियड के बारे में भी बात किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। और जो थीम, जो कॉन्सेप्ट, जो अंडरस्टैंडिंग उस एक्ट में है वही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। ओनली थिंग इज दैट इन दिस रिगार्ड यू विल फाइंड दैट लिमिटेशन ऑफ taking cognizance in certain offenses. It means that BNSS, right? BNSS जो है BNSS 2023 has provisions with regard to only certain offenses या certain cases, right? And with regard to limitation thereof. क्लियर। चलिए अब ये जो डील किया गया है आप देखेंगे कि BNSS 2023 जो है लिमिटेशन पीरियड के बारे में चैप्टर 38 में बताता है, जिसमें सेक्शन 514 टू 519 है। और इस चैप्टर में व्हेन यू विल गो थ्रू द होल चैप्टर ऑफ 38 of BNSS 2023, you will find that there are three major provisions. Categorically, there are three provisions. पहला जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में है, सेकंड जो है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड के बारे में है, और तीसरा जो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के बारे में। बेसिकली विथ रिगार्ड टू लिमिटेशन पीरियड इन सर्टेन ऑफेंसेस गिवन इन BNSS 2023 हैज़ कैटेगराइज थ्री टाइप्स ऑफ प्रोविजंस: पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड एंड एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड। करेक्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 ये कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 3 says that if any file, suit or application or appeal filed beyond the limitation period before the court, then that application or appeal or suit will be dismissed, treating it as a time barred. However, there are certain exceptions which has been given in section 4 to 24 of the Limitation Act. Similar exceptions will also be over here. However, with regard to the period of limitation, section 514 deals that there are certain offenses, right, and there are certain limitations therein. However, what kind of offenses are given there? Then there are three types of offenses has been discussed in this chapter 38. Section 514 says any offenses having only fine as an punishment, means when punishment is only fine with regard to certain offenses, या ऐसा ऑफेंस जिसमें 1 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, या ऐसे ऑफेंस जिसमें कि 1 साल से लेके 3 साल तक पनिशमेंट। मीन्स बेसिकली सर्टेन ऑफेंसेस जो टाइटल में दिया गया है, आपने देखा होगा टाइटल में यहाँ पे जो दिया गया है सर्टेन ऑफेंसेस या सर्टेन केसेस, इट मीन्स दैट थ्री टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। करेक्ट। तो इस 3 टाइप ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पे सेक्शन 514 बात करता है। अब बोलता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सिर्फ फाइन्स की बात होती है उसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ का होगा। लेकिन जो ऐसे ऑफेंस जिसमें 1 साल तक का पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है अप टू 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, इट मीन्स दैट 1 ईयर विल बी द लिमिटेशन पीरियड। एंड ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे 1 ईयर टू 3 ईयर्स का प्रोविजन दिया गया एज ए पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट, देन द लिमिटेशन पीरियड विल बी ऑफ 3 ईयर्स। करेक्ट। अब यहाँ पे आता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे एक ऑफेंडर को मोर देन 1 ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया जाता है। करेक्ट। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ऑफेंडर ए है जिसमें कि 2 तरह के ऑफेंसेस के लिए उसे ट्राई किया जा रहा है। पहला ऑफेंसेस है ये, करेक्ट, ध्यान रखिए, और दूसरा ऑफेंसेस ये। तो अब बताया जाता है कि what will be the limitation period in such case when A is tried for 2 kinds of offenses given in this and given in this. Correct. In that case, section 514 says that if the offender is tried for more than 1 offenses given in this section 514, in that case the punishment
provided for maximum punishment provided for the offenses will be taken as the offense category and the limitation will be taken as accordingly. करेक्ट. तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए भी इसको ट्राई किया जा रहा है और 1 to 3 ईयर्स के लिए. सो लिमिटेशन पीरियड विल बी 3 ईयर्स. मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड विल बी 3 ईयर. ना कि यहाँ पे 1 ईयर के लिए दिया गया तो 1 ईयर एंड प्लस 3 ईयर्स, ऐसा नहीं माना जाता है. मतलब 1 ईयर आप बता रहे हैं कि 2 ऑफेंसेस है, ये भी ऑफेंस है, ये भी ऑफेंस है, तो इसके लिए 1 ईयर होगा, इसके लिए 3 होगा, ऐसा नहीं है. ये बोला गया है कि अगर दोनों ही एक साथ में ट्राई हो गया तो मैक्सिमम पीरियड जो प्रोवाइड किया गया ऑफेंसेस रिगार्डिंग और उसके लिए जो लिमिटेशन दिया गया है सेक्शन 514 में, दैट पीरियड विल बी द मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड. कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड मतलब होता है लिमिटेशन पीरियड का स्टार्ट का होना. व्हेन द लिमिटेशन पीरियड विल एज्यूम टू बी स्टार्टेड. करेक्ट. इन दैट केस यहाँ पे 3 सिचुएशन दिए गए हैं. पहला है, बताया जाता है कि जनरली ऑफेंस के रिगार्डिंग में जब भी कोई ऑफेंस होता है जिस डेट को, दैट डे विल बी कंसिडर एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड. In general, this is per se information. Okay. Now, but in second case, it is stated that suppose certain offense has occurred. Okay, but aggrieved party came to know about that offense after 1 week, or police gets such information after 2 weeks, then what will be the limitation period? In that case, as per group B or category B, it is stated that the date of the information or date of acknowledgement or date of information received by the concerned agreed person will be considered as the date of limitation period started. करेक्ट. क्लियर. और इसमें भी यहाँ पे बताया गया विच एवर इज अर्लियर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्रीड पार्टी को, मान लीजिए कि 7 तारीख को कोई ऑफेंस हुआ, 7th को, है ना, 7/12 को, राइट. और एग्रीड पार्टी जो है उनको पता चला 12/12 को और पुलिस को पता चला 13/12 को. करेक्ट. तो 12/12 विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. क्लियर. चलिए अब है थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में बताया जाता है, थर्ड कैटेगरी में आप देखेंगे कि बोलता है कि जब कोई ऑफेंस ऐसा होता है जिसमें ऑफेंडर के बारे में कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं किया जा पा रहा है, मतलब अननोन आदमी के द्वारा किया गया है जिसे कोई नहीं जान पाता है, ऐसे केस में लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? ऐसे केस में लिमिटेशन पीरियड विल बी स्टार्टेड व्हेन द एग्रीड पार्टी और पुलिस गेट इंफॉर्मेशन और गेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द कंसर्न ऑफेंडर विच इज वेरी अर्लियर. मतलब अगर एग्रीड पार्टी को पता चल गया अच्छा एक्स ने किया है, ठीक है, तो जब एग्रीड को पता चला दैट डे विल बी कंसिडर एट द कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड. या पुलिस को पता चला कि ओके एक्स ने किया ये ऑफेंस, देन दैट डे विल बी कंसिडर एट द कमेंसमेंट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. हाउएवर अगर ये दोनों को पता चला, लेकिन जिसको पहले पता चला दैट विल बी द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड. इन दोनों में जिसको पहले पता चलेगा उस डेट को माना जाएगा. करेक्ट. अब चलिए, अब होता है कमेंसमेंट की पीरियड के बाद है. अब होता है कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई ऑफेंस कंटिन्यूटी में होता है. जैसे मान ली किसी का प्रॉपर्टी को किसी ने इलीगली या रॉन्गफुली कब्जा कर लिया है, तो जब तक वो कब्जा ऑफेंडर के हाथ में है, कब्जा किए हुए ऑफेंडर, तब तक वो ऑफेंस कंटिन्यू माना जाता है. करेक्ट. या किडनैपिंग के केस में लीजिए, वो कंटिन्यू माना जाता है. तो ऐसे केस में बोलता है सेक्शन 514 और 518 में ये देखेंगे कि इन दैट केस फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन at every moment of time during which the offense continues. मतलब अगर 7 तारीख को किडनैपिंग हुआ और वो 15 तारीख को किडनैपिंग चलता रहा, तो 15 विल बी, जो 15 है ना, द डेट ऑफ 15 विल बी द कमेंसमेंट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. मतलब कभी भी स्टार्ट माना जाएगा. इसलिए देखिएगा शैल बिगिन एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यू. मतलब 14 को भी लिया जा सकता है, 24 को कंटिन्यू हो रहा है, 15 को भी लिया जा सकता है क्योंकि 15 को लास्ट है, 8 को भी लिया जा सकता है क्योंकि 8 को भी कंटिन्यू, क्योंकि 7 से ही शुरू हो गया था ऑफेंस. इजंट इट. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अब है
एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। अब होता है कि लिमिटेशन पीरियड के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है लिमिटेशन एक्ट 1963 में कि एक शेड्यूल में एक सर्टेन पीरियड दिया गया है और वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो वी कैन नॉट प्रोसीड देयर ऑन बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, करेक्ट। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। लिमिटेशन एक्ट में भी हमने डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे लिमिटेशन, आपको आई बटन भी दिख जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि विथ रिगार्ड टू BNSS 2023 how the computation of the limitation period will start and what time or which time will be deducted or excluded from the computation of limitation period। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो आता है वो होता है पीरियड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी स्टार्टेड। अब कोई सर्टेन ऑफेंस किया गया है ए के द्वारा, तो ए के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी स्टार्टेड है किसी कोर्ट में, और ए के उसी ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी पता चला कि सी को भी पता चला गया कि वो भी एग्रीड पार्टी है, देन सी विल स्टार्ट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ए। लेकिन चूंकि ए के अगेंस्ट में ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है तो दैट prosecution period will be excluded from the counting of the limitation, from this commencement of the limitation period or counting of the limitation period for C, जो कि बाद में उनको पता लगा कि he is also aggrieved with that offense, correct। तो वो हो गया, that prosecution period will be excluded। सेकेंड पॉइंट है, अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, इंजंक्शन दिया, तो आपको पता है कि कोर्ट जब इंजंक्शन देती है या स्टे ऑर्डर देती है तो वो सर्टेन पीरियड के लिए होता है कि भाई इस डेट से इस डेट तक या यहाँ से अंटिल फर्दर ऑर्डर या नेक्स्ट ऑर्डर, तो दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। थर्ड पॉइंट है, जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोसिक्यूशन या ट्रायल शुरू करने से पहले ज़रूरी है, ऐसे केस में उस परमिशन को सैंक्शन करने में जो टाइम लगा वो पीरियड या दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, करेक्ट। फोर्थ है, इफ एनी पर्सन हु इज ऑफेंडर इज एब्सेंट फ्रॉम द टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी मतलब ये हुआ कि इंडियन टेरिटरी और एनी अदर टेरिटरी आउटसाइड इंडिया बट इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर दैट टेरिटरी, उसको माना जाता है, करेक्ट। तो ऐसे केस में टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का से जब तक वो ऑब्सेंट रहेगा वो ऑफेंडर, मतलब फॉरेन चला गया या ऐसी जगह चला गया जहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, इन दैट केस दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जब तक वो बाहर रहा तब तक एक्सक्लूड किया जाएगा। फिफ्थ है, इफ एनी ऑफेंडर इज ट्राइंग टू अवॉइड अरेस्ट और कंसीलिंग हिज आइडेंटिटी टू अवॉइड अरेस्ट, इन दैट केस जब तक ये वो कंसीलमेंट कर रहा है आइडेंटिटी का या अरेस्ट से भाग रहा है तब तक पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 515 सेक्शन 515 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के ऑफेंसेस के बारे में बताया गया कैटेगरी, राइट। तो वो उसमें जो पीरियड में टाइम लगा दैट विल बी रिड्यूस्ड और विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग। यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, मतलब पहला डे जो है इन सब तीनों कैटेगरी का जो पहला दिन होगा दैट will not be taken into consideration for computing of the limitation period, correct। next है सेवंथ, the day when the limitation period expires, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लिमिटेशन पीरियड का एक्सपायरी डेट जो है वो 30th हुआ है, 30th डे ऑफ सर्टेन मंथ, और सपोज कि 30th डे जो है वो कोर्ट क्लोज का डे है, रोड कोर्ट जो है उस दिन क्लोज है, इन दैट केस द नेक्स्ट डे ऑफ द रीओपनिंग ऑफ द कोर्ट विल बी कंसिडर एज द लास्ट डेट। तो ये जो डे हॉलीडेज है ये सब ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, करेक्ट। नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिमिटेशन पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट 1963 में कि सर्टेन ऑफेंसेस, सर्टेन एप्लीकेशन सूट जो है डिलेड फाइल हुआ है उसे भी ग्रांट किया जा सकता है या एक्सेप्ट किया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड। सर्टेन ग्राउंड मतलब रीजन ग्राउंड, बेस लॉजिकल ग्राउंड, जस्ट इट शुड बी जस्ट एंड रीजन एंड it will depend on the discretionary power of the court. Similarly, here also you will find that the court has also empowered to take this understanding of the reason, means there should be sufficient reason for not filing appeal or
proceeding against the offender in the limitation period. Right? The court may take cognizance of offense even after expiry, if fact and circumstances are so to satisfy the court and necessary to do so in the interest of justice. Means sufficient reason should be there to understand and to take into cognizance by the court. Correct? Hope this point has cleared to you and it will help you in your judicial examination as well as your academic course in law. Okay guys, so stay tuned to this channel and do not forget to like and subscribe this channel. Thank you.